15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली अंग्रेजों की गुलामी से। दोस्तों, जब बात आता है भारत की आज़ादी की तो हमारे मन में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम आता है। कोई एक इंसान ने हमें आज़ादी नहीं दिलाई। आज़ादी के चलते बहुत सारे जाने गए या बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। कुछ नाम गिनत लोगों को ही हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने गुमनाम मारे गए हमें आज़ाद देखने के लिए। लेकिन जब हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कि कौन हमें आज़ाद किया तो मेनली गांधी जी एंड कांग्रेस का ही नाम आता है। ऐसा क्यों? क्लेमेंट एटली जिन्होंने 1947 में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में साइन करने के बाद हमें आज़ादी मिली, उन्हें उस टाइम का सिचुएशन सब पता था। जब उन्हें पूछा गया कि कौन ज़्यादा जिम्मेदार थे भारत की आज़ादी के पीछे, तो उनका आंसर कुछ अलग ही था। उसमें ना थे गांधी जी, ना था कांग्रेस का कोई लीडर। जब उन्हें पूछा गया कि गांधी जी का क्या रोल था भारत की आज़ादी के पीछे, तो उन्होंने सार्कास्टिकली एक हंसी हंसते हुए बताए, मिनिमल। तो एक साइड हमें पढ़ाया गया इतिहास, एक साइड क्लेमेंट एटली का ये स्टेटमेंट, कौन सच और कौन गलत। पूरा जानने के लिए हमें आज इस वीडियो में भारत की आज़ादी की इतिहास को जानना होगा। हमारे इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सूचना हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी शामिल था, ये हम सबको पता है। इस टाइम इंडिया में भी तरह तरह का आंदोलन वगैरह हो रहा था इंडिया की आज़ादी के लिए, लेकिन सारे आंदोलन नाकाम हो रहा था क्योंकि अंग्रेजों ने उनका पुलिस फोर्स, जिसमें इंडियन ज़्यादा शामिल थे, उनका इस्तेमाल करके सारे आंदोलन को नाकाम कर रहे थे। 29 अप्रैल 1939 सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन करते हैं, क्योंकि कांग्रेस एंड गांधी जी का थॉट उनसे मैच नहीं कर रहा था। उनका थॉट सिंपल था कि देखो यार, अगर अहिंसा से कुछ होता तो वो बहुत पहले ही हो चुका था, जो आज तक नहीं हुआ वो बाद में कैसे होगा। तो इस टाइम अंग्रेजों का फुल फोकस वॉर में है, इंडिया में उनका फोकस नहीं है। तो अगर इस टाइम हम लोग एक फौज तैयार करके उनके ऊपर हल्ला बोल दे, उनको देश से खदेड़ दे, तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ये बहुत सही डिसीजन था, लेकिन हमारे महात्मा गांधी की महान आत्मा को ये बात अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बापू, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जवान देके उनकी मदद की थी, उसके बदले में क्या मिला? राउलट एक्ट, जालियांवाला बाग। इस बार ऐसा नहीं होगा, हमें विश्वास है। धीरे धीरे हमें आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी। उनका स्टेटमेंट ऐसा था कि दुश्मन की मुसीबत के टाइम उनके ऊपर हल्ला बोलना, उनको ज़्यादा मुसीबत में डालना गलत है। सुभाष, ज़रा सोचो, ब्रिटिश सरकार इस समय बहुत मुश्किल में है, और यदि हम इस वक्त उनकी मदद करेंगे, हमें पूरा विश्वास है तो वो हमारी सब मांगों पर अमल करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को सुनकर नेताजी ने समझ गए कि उनको कुछ और ही करना पड़ेगा, लाइक दुश्मन को अपना दोस्त बनाना। इस टाइम अंग्रेजों का दुश्मन था जर्मनी, इताली एंड जापान। तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट लगाना स्टार्ट किया उन सब देशों में, उन लोगों से हेल्प लेकर अंग्रेजों के ऊपर हल्ला बोलने के लिए। साल 1941 सुभाष अपने घर में नजरबंदी अंग्रेजों द्वारा। 16 जनवरी 1941 सुभाष अपने घर से भेष बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन नाम से अंग्रेजों को चकमा देकर पहुंचते हैं काबुल, काबुल से रसिया और रसिया से जर्मनी। Give me Indian prisoners of war, and I will build an army. जर्मनी पहुंचने के बाद उन्हें हिटलर का सपोर्ट, हेल्प दो ही मिलता है, लेकिन जितना उन्होंने सोचे थे उतना नहीं। और जर्मनी में उतना कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा नहीं था, तो उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। इतना प्रॉब्लम के बाद अगर कोई आम इंसान होता तो बोलता छोड़ो यार, मेरे से और नहीं होगा, बहुत कर लिया मैंने। लेकिन ये थोड़ी छोड़ने वाले थे, बंगाल का शेर जो थे, तो उन्हें सोचते हैं कि जर्मनी छोड़ के जापान जाने का, क्योंकि जापान में उनका अच्छा खासा कांटेक्ट भी था और जापान में उनके लिए वेट कर रहे थे और एक फ्रीडम फाइटर रासबिहारी बोस। तो उन्होंने फौरन बिना टाइम वेस्ट के सबमरीन से 3 महीने का टाप जर्नी से पहुंचते हैं जापान। आप पता है कहानी पे ट्विस्ट, लेकिन वो जानने के पहले थोड़ा चलते हैं इंडिया पर। इंडिया में अब क्या हो रहा है वो जानते हैं। जब नेताजी जापान पहुंचे तब भारत में गांधी जी द्वारा लीड किया जा रहा था क्वाइट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हमारी हिस्ट्री का एक ऐसी चैप्टर है जिस चैप्टर में मेनली बताया गया कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन से
अंग्रेज डर गए और भारत को आज़ाद करके चले गए। लेकिन इस मूवमेंट सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि आंदोलन शुरू होने के बाद ही सारे कांग्रेस नेता जेल में थे। कोई लीडर नहीं होने की वजह से इस मूवमेंट सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है। इस मूवमेंट का आइडिया गलत नहीं था, इस मूवमेंट में भारत एक हो गया है, लेकिन इस मूवमेंट को दबाना अंग्रेज अच्छी तरह से सीख गया था। चलो अब वीडियो की मेन टॉपिक में। 1943 में सुभाष जापान पहुंचकर रासबिहारी बोस से मिले। रासबिहारी बोस वहाँ इंडियन सैनिकों को लेकर एक फौज तैयार किए थे जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। उन फौज का लीडरशिप उन्होंने सुभाष के हाथ सौंप दिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जापान में हिंदुस्तानी फौज कहाँ से आया, क्योंकि 1942 में सिंगापुर में जहाँ ब्रिटेन का राज था वो अब जापान के हवाले आ गया था, और ब्रिटेन का सैनिकों में हिंदुस्तानी फौज तो था, तो उन्होंने एज प्रिजनर ऑफ वार होकर जापान में रहने लगे थे, जिन्हें रासबिहारी बोस ने फौज का रूप दिया और जो बाद में इंडिया की आज़ादी के लिए लड़े। देखो यार, इस टाइम सब कुछ एकदम सेट था, जापान का भी फुल सपोर्ट मिल रहा था और इधर आज़ाद हिंद फौज या आईएनए भी तैयार बैठा था। नेताजी की ऑर्डर आने के साथ ही साथ आईएनए ने हमला कर देते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ईस्टर्न इंडिया की बहुत सारे एरिया उनके हवाले आ जाता है। मणिपुर की मोइरंग में उन लोग तिरंगा लहराते हैं और जोर जोर से दिल्ली चलो की नारा दे रहे थे। उनका इस जोश को देखकर दिल्ली में बैठे ब्रिटिश ऑफिसर की फटके चार हो गई। उन लोग डर के मारे स्टेटमेंट दे रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस एंड द आईएनए द बिगेस्ट थ्रेट टू द ब्रिटिश एम्पायर। इस बात से आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि कितना खौफनाक था आईएनए का एंट्री। लेकिन आईएनए आर्मी जितना आगे बढ़ता गया उतना सप्लाई की कमी एंड मलेरिया जैसे बीमारी के चलते कई सारे आर्मी मारे जाते हैं। इधर जापान भी अपना सपोर्ट कम कर रहा था, इसके चलते ब्रिटिश आर्मी ने आईएनए आर्मी को हरा देते हैं और मोहन सिंह जैसे कई आईएनए आर्मी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर जापान में भी परमाणु गिरता है और जापान भी सरेंडर कर देता है। ये देख के नेताजी आईएनए को डिसबैंड करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें द क्रिमिनल ऑफ द ऑयर डिक्लेयर कर दिया था। आपको लग रहा होगा कि आईएनए के बाद अब खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, बाद अब शुरू होता है, क्योंकि जिन जिन आर्मी ने गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को लाल किला लाया जा रहा था पब्लिकली सजा सुनाने के लिए। लेकिन जिन लोग पकड़ में नहीं आए थे उन लोग पॉपुलेशन में घुल मिल गए। उन लोग ये बात सुन के थोड़ी चुप रहने वाले थे। उन लोग आईएनए की बहादुरी एंड सुभाष चंद्र बोस की कहानी सारे इंडिया को सुनाने लगे। तो आप पूरा भारत एक हो चुका था। लाखों लोग सड़कों में आ गए। उनका मेन डिमांड था आईएनए ऑफिसर की बाइज्जत रिहाई और इंडिया की आज़ादी। देखो यार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते अंग्रेजों के पास खुद का आर्मी नहीं था, जो भी था वो था हिंदुस्तानी सोल्जर। आज सारे हिंदुस्तानी सोल्जर बगावत पे उतर आए थे, क्योंकि आईएनए का स्टोरी सुन के उन लोग मोटिवेट हो गए। उन लोगों को पता चल गया था कि क्या करना होगा, शायद ये अंग्रेजों से कंट्रोल हो जाता। लेकिन बात बिगड़ी जब रॉयल इंडियन नेवी का इंडियन नेवी ने बगावत पे उतर आए। उन लोगों को खाना खराब दिया जाता था, उन लोगों को ऑल टाइम नीचा दिखाया जाता था। आज सारे इंडियन नेवी बगावत पे उतर आए थे। कुछ कुछ शिप से उन लोग अपना कैप्टन को बाहर निकल दिए थे। आज हाई कमांड का बात सुनना बंद कर दिए थे सब। एक ऐसा दिन था जब अंग्रेजों के हाथ से लॉ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका कंट्रोल खो गया था। 1857 की क्रांति के बाद आज पहला दिन था जब अंग्रेजों के फटने लगा था। लंदन से वार्निंग आने लगा कि भाई हमारा टाइम हो गया है बोरी बिस्तर बांधने का, आज़ादी अनाउंस कर दो। लेकिन इंडियन की प्रेशर में आके 1947 की 15 अगस्त भारत आज़ाद हुआ। लेकिन उस टाइम इतना माहौल गर्म था कि अगर इन लोग और ज़्यादा लेट करते तो इंडियंस उन्हें खदेड़ी के बाहर निकलते। तो देखो यार, अब आप ही बताओ कि जितना रिस्पेक्ट नेताजी एंड आईएनए डिजर्व करता है, कि क्या उतना रिस्पेक्ट हम लोग उन्हें देते हैं? मेरी मानो तो हम लोग नहीं देते। आप बोल सकते हो कि तू गांधी का हेटर है। नहीं यार, मैं गांधी का हेटर नहीं हूँ, बट मैं उनका फैन भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने चाहते तो उस टाइम थोड़ा बहुत एग्रेशन दिखाकर भारत को आज़ाद कर पाते, क्योंकि उस टाइम सारा भारत उनका बात ही सुनता था। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो मेरी मानो तो उनके वजह से हमें आज़ादी मिलने में थोड़ा बहुत लेट हुई। नेताजी, गांधी जी और सारे फ्रीडम फाइटर की बदौलत दी गई आज़ादी मुबारक हो। तो यार देखो, मेरा चैनल भी नहीं हुआ और सब्सक्राइबर भी कम है, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो ना यार, ताकि हम लोग जुड़ सके। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।